नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये सितंबर का महीना हमारा हिंदी का राष्ट्रीय उत्सव के रूप में है। हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में, राजभाषा बनाने में विभिन्न संस्थाओं का, सरकार का, साहित्यकारों का योगदान रहा। तो हिंदी के प्रचार में, उसके प्रसार में स्वतंत्रता पूर्व जब साहित्य की भाषा ब्रज और अवधी थी, जब शासन की भाषा अंग्रेजी थी, तो उस समय में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयत्न किए गए और कौन उस समय संस्थाएं आगे आई या कौन से साहित्यकार आगे आए जिन्होंने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में राष्ट्रव्यापी पहचान देने में अपना योगदान दिया। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि हिंदी के प्रचार प्रसार में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान रहा, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि, उनकी हम चर्चा एक अन्य व्याख्यान में करेंगे। पर आज की हमारी चर्चा का प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा साहित्यिक संस्थाओं का। वे संस्थाएं जिन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। और ये कार्य प्रारंभ हो गया था 1857 का, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और उस विश्व युद्ध के बाद देश में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, एक चेतना जागृत हुई और देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। और उसी समय ये भी अनुभव किया गया कि वे भाषा स्वतंत्रता की भाषा हो, राष्ट्र को एक ध्वज के नीचे इकट्ठा करने की भाषा हो, संपर्क सूत्र बने, तो देखा गया कि अधिक प्रयोग में आने वाली भाषा खड़ी बोली हिंदी ही है। तो सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, साहित्यिक संस्थाओं ने इसके लिए पर्याप्त योगदान दिया, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो भारतेंदु सर्वप्रथम आए, जिन्होंने गद्य विधाओं के माध्यम से खड़ी बोली का, हिंदी का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उन्होंने स्वयं ही गद्य विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का लेखन हिंदी में नहीं किया, अपितु अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी इसके लिए प्रेरित किया। और उनके मंडल के सभी जो सहयोगी साहित्यकार थे, उन्होंने हिंदी में ही गद्य रचना की। परंतु प्रारंभिक स्थिति थी और प्रारंभ में हिंदी लेखन हो रहा था, तो उसमें व्याकरणिक अशुद्धियां थी, वाक्य संरचनागत अशुद्धियां थी। तो 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का दायित्व संभाला, तो उन्होंने फिर भाषा के परिष्कार पर बल दिया। भाषागत जो व्याकरणिक त्रुटियां थी, उनको दूर करना और साहित्यकारों को हिंदी में लेखन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पूर्व भारतेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, पर पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। पर द्विवेदी युग में आते आते पद्य के लिए भी खड़ी बोली का ही प्रचार होने लगा। और इनसे प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट और अंबिका दत्त व्यास आदि कई कवियों ने, श्रीधर पाठक आदि ने हिंदी में ही कविता लेखन प्रारंभ किया। और इसी समय ही अनेक साहित्यिक गोष्ठियां भी हुई और उसी समय अनेक साहित्यिक संस्थाएं सामने आई, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं नागरी प्रचारिणी सभा काशी। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इसके जो प्रारंभिक प्रमुख संस्थापक रहे वे थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र,
ठाकुर शिव कुमार सिंह, और इस सभा के जो प्रथम सभापति थे वे भारतेंदु जी के ही फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। तो इन विद्वानों ने मिल करके इस नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की, और इस संस्था से फिर आगे चल करके और विद्वान भी जुड़े, जिनमें महामना मदन मोहन मालवीय जी थे। भारतेंदु मंडल के जो अन्य साहित्यकार थे, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिंदी के प्रचार प्रसार में। अब हम देखते हैं मित्रों कि इस संस्था का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को, लक्ष्य को सामने रखकर ये संस्था बनाई गई। इसका सबसे पहला उद्देश्य था नागरी अक्षरों का प्रचार करना, क्योंकि उस समय, उससे पहले एक लंबे समय तक शासन की भाषा फारसी रही, तो लिपि फारसी चल रही थी, तो देवनागरी लिपि नहीं थी, तो देवनागरी के अक्षरों की पहचान भी नहीं थी। तो उन अक्षरों का प्रचार करना ये इस सभा का मुख्य उद्देश्य रहा। और हिंदी साहित्य की समृद्धि, जो हिंदी साहित्य पहले लिखा गया था भारतेंदु युग से पूर्व का, आदिकाल और मध्यकाल का, और जो भारतेंदु युग में लिखा जा रहा था, उन सभी साहित्य को, उन साहित्यिक गद्य विधाओं को समृद्ध करना, ये भी इस सभा का उद्देश्य था। और बहुत सारे ऐसी पांडुलिपियां थी, प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां थी, क्योंकि पहले तो प्रकाशन होता ही नहीं था, कोई प्रकाशन की व्यवस्था ही नहीं थी, और हस्तलिखित रूप में ही थी, और कहीं मठों में, मंदिरों में, कहीं किसी के व्यक्तिगत संग्रहालयों में, किसी के घरों में वो थी, और अधिकांश लुप्त भी हो गई थी। तो जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें थी, जो देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न छोरों में अस्त व्यस्त अवस्था में थी, उनकी खोज की, और खोज ही केवल नहीं की, उनमें उनका संग्रह करके उनको प्रकाशित करने का भी कार्य करने का उद्देश्य बनाया। और हिंदी का प्रचार प्रसार, ये तो मुख्य उद्देश्य इस सभा का था ही। अब इस सभा द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि अनेक हस्तलिखित पांडुलिपियां थी, उनकी खोज की इस सभा के विद्वानों ने। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, विभिन्न स्थानों पर, जहां पर भी मठों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों पर या घरों में, जहां भी कहीं उनको पता चला, उन पांडुलिपियों की खोज की। अब मान लिया एक पुस्तक की 4 पांडुलिपियां अलग अलग स्थानों पर मिली हैं। जैसे संतों के कबीर की ही हम बात करें तो कबीर की वाणी उनके शिष्यों के पास, उनके मठों में थी, और उसमें हस्तलिखित होने के कारण, क्योंकि कबीर ने स्वयं तो लिखा नहीं था, परवर्ती काल में उनके शिष्यों ने लिखा, तो उसमें पाठ भेद बहुत था। तो हस्तलिखित जितनी भी पांडुलिपियां प्राप्त हुई, उनका पाठ भेद देखते हुए शुद्ध पाठ की खोज करना, पाठांतर तैयार करना, ये भी इस सभा का महत्वपूर्ण कार्य था। और फिर उन पांडुलिपियों को प्रकाशित करवाया। आज जो राजस्व साहित्य में उपलब्ध हो रहा है, आज जो प्राचीन मध्यकालीन संत साहित्य उपलब्ध हो रहा है, या अन्य हमें लौकिक साहित्य उपलब्ध हो रहे हैं, वे इस नागरी प्रचारिणी सभा के योगदान से ही उपलब्ध हो रहे हैं। और इस सभा का एक और महत्वपूर्ण कार्य रहा कोश निर्माण का, शब्द कोशों की रचना की। हिंदी शब्द सागर, फिर उसका संक्षिप्त रूप संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर, अंग्रेजी हिंदी कोश, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली आदि। क्योंकि ज्ञान विज्ञान की जो पुस्तकें थी वे अंग्रेजी में थी। अब हिंदी का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हिंदी की शब्दावली, विज्ञान की शब्दावली बनाई जाए। तो जो प्रारंभिक स्थिति में
वैज्ञानिक शब्दावली बनाने का कार्य है, शब्द संग्रह करने का कार्य है, उनके अर्थ निश्चित करने का कार्य है, वह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ही किया गया। और इस संस्था द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी जो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी, और उस पत्रिका में साहित्यकार अपनी रचनाएं भी देते थे और किसी विषय विशेष को लेकर या किसी कवि के जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर जो विवाद थे वे भी इस साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। तो इसका बहुत योगदान रहा। पत्रिका का नाम ही रखा गया नागरी प्रचारिणी पत्रिका। और जो हस्तलिखित इतनी पुस्तकें प्राप्त हुई, जो अनेक पांडुलिपियां मिली, उनको अब सुरक्षित रखने की, संरक्षित रखने की भी दायित्व नागरी प्रचारिणी सभा ने संभाला और उसके लिए एक पुस्तकालय बनाया गया, आर्य भाषा पुस्तकालय। तो प्राचीन भाषाओं की, प्राचीन जितनी भी पुस्तकें हैं उनका सबसे बड़ा संग्रहालय ये नागरी प्रचारिणी सभा काशी में है। और वर्तमान में जो भी अनुसंधान करना है, आज जो भी प्राचीन ग्रंथों पर शोध करना है, तो उसके लिए सभा का जो पुस्तकालय है वो बड़े ही का उपयोगी रहता है। इतिहास, साहित्य के इतिहास की रचना की, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लेखन किया गया, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया गया। आज हिंदी साहित्य का कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ना पढ़ा हो, जिसने, चाहे वे बीए के स्तर का विद्यार्थी हो, एमए का हो, या उसके बाद वे शोध की दिशा में आए। तो जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, यद्यपि वे हिंदी शब्द सागर की कोश की भूमिका के रूप में लिखा गया था, पर परवर्ती काल में उसे एक स्वतंत्र इतिहास के रूप में माना गया। और ये साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में मील का पत्थर है। और प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। परवर्ती इतिहासकारों ने आधार ही रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को बनाया। तो ये भी सभा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम बात करते हैं मित्रों एक दूसरी साहित्यिक संस्था की, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई और इसका प्रथम अधिवेशन महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1910 में काशी में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन को स्थापित करने में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी प्रेरणा से, उनके अथक प्रयासों से ही इस संस्था की न केवल नींव पड़ी, अपितु ये संस्था पर्याप्त विकसित भी हुई। अब हम बात करें इस सम्मेलन के उद्देश्य पर कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो बना उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था कि देशव्यापी व्यवहारों और कार्यों को सुलभ करने के लिए देवनागरी लिपि और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार बढ़ाने का प्रयास करना। केवल साहित्य के संदर्भ में ही नहीं, साहित्य में तो हिंदी के प्रचार के लिए साहित्यकारों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा था। निरंतर भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अन्य विद्वान, अन्य साहित्यकार उस क्षेत्र में जुड़े हुए थे। परंतु जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सामान्य जीवन के कार्य व्यापार है, चाहे वो व्यापार है या प्रतिदिन की दैनिक चर्या के कार्य है, वे सब देवनागरी लिपि में लिखे जाएं और राष्ट्रभाषा हिंदी में ही हो। तो इसलिए देशव्यापी व्यापारों के लिए, कार्यों के लिए हिंदी को सुलभ बनाने का इनका पहला प्रयास था। क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी, 800 साल तक उर्दू का प्रचार प्रसार रहा, अदालतों की भाषा
उर्दू रही, तो उसके कारण बोलचाल में हिंदी का प्रचार कैसे बढ़े, तो इसके लिए इनका प्रयास रहा। और नागरी लिपि को मुद्रण सुलभ और लेखन सुलभ बनाने के लिए लिपि को विकसित करने का प्रयास इन्होंने किया, क्योंकि लेखन के लिए लिपि में एक रूपता होनी आवश्यक है, लिपि से एक परिचय होना आवश्यक है, तो वे जनता तक, समाज तक उस सुलभ हो, इसके लिए प्रयास किया गया। और हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में, चाहे वो कविता थी, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, जीवनी आदि, सभी विधाओं की उन्नति के लिए प्रयास इस सम्मेलन द्वारा करना है। ये उनका उद्देश्य था कि साहित्यकार केवल कविता ही ना करें, वे अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन करें, तो उनके लिए प्रोत्साहित किया जाए, तभी हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। तो ये भी इनका एक उद्देश्य था। और हिंदी भाषी राज्यों में सरकारी विभाग, पाठशालाएं, जो विद्यालय, महाविद्यालय थे, उनमें देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वही समय था जब अंग्रेजी को माध्यम बनाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे थे और युवकों को उस ओर आकर्षित किया जा रहा था। या तो फारसी में लेखन में आकर्षित थे या रोमन लिपि में, तो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये उद्देश्य रहा। व्यापार और अदालतों के कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग हो, यह भी सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य था। अब हम मित्रों देखते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सबसे पहले तो उन्होंने परीक्षाओं का आयोजन किया कि तभी वो हिंदी को सीख पाएंगे, हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे, उसमें रुचि बढ़ेगी जब इसमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो प्रथमा, मध्यमा जिसे विशारद कहते हैं, उत्तमा जिसे साहित्य रत्न भी कहा जाता है, तो इन परीक्षाओं का आयोजन सम्मेलन द्वारा किया गया। और एक पत्रिका का प्रकाशन, त्रैमासिक पत्रिका थी सम्मेलन, उसका प्रकाशन भी निरंतर साहित्य सम्मेलन से होता रहा है। उत्कृष्ट पत्रिका है जिसमें सभी उत्कृष्ट कोटि के विद्वान साहित्यकारों द्वारा अपने साहित्य को उसमें प्रकाशित करवाया जाता है, या उसमें साहित्य समीक्षाएं उच्च कोटि की प्रकाशित होती हैं। हिंदी सेवियों, साहित्यकारों, संपादकों को पारितोषिक देना ताकि वो अधिक से अधिक हिंदी में लेखन करें, उनको प्रशंसा पत्र प्रदान करना, पदक प्रदान करना, उपाधियों से सम्मानित करना, और ये वर्तमान तक चल रहा है। आज भी सम्मेलन द्वारा सम्मानित होना कोई भी लेखक, साहित्यकार अपना गौरव समझता है। तो हिंदी भाषा से उच्चतर शिक्षा देने के लिए भी केवल प्रारंभिक स्तर पर, केवल विद्यालय स्तर पर शिक्षा देना ही नहीं, अपितु उच्चतर स्तर पर भी शिक्षा देने के लिए विद्यापीठों की स्थापना सम्मेलन द्वारा की गई है। और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए उपयोगी पुस्तकें लिखवाना, उन्हें प्रकाशित करना, ये भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो हस्तलिखित और प्राचीन सामग्री थी, हिंदी भाषा साहित्य के निर्माताओं के जो स्मृति चिन्ह थे, उनकी खोज करना। जैसे कोई प्राचीन कवि हैं, मान लिया तुलसीदास हैं, कबीर हैं, मीरा आदि हैं, तो उनके राजस्थान में या काशी में या चित्रकूट में जो भी स्मृति चिन्ह जहां भी हैं अवेलेबल थे, तो उन सब की खोज करना और उनको समाज के सामने लाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य सम्मेलन द्वारा किया गया। इनका एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जिसमें प्राचीन पुस्तकों का संग्रह है, तो शोध की दृष्टि से यह संग्रहालय बहुत ही उपयोगी है। हिंदी भाषा और साहित्य संबंधी अनुसंधान के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए का प्रयास सम्मेलन द्वारा किया जाता रहा है। तो ये तो मित्रों
अभी हमने बात की हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के उद्देश्य और उनके कार्यों पर। इसी तरह से एक और संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। वास्तव में ये सभी संस्थाएं स्वतंत्रता पूर्व बनी थी, आजादी से पहले बनाई गई थी। जब आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ और उस समय ये था कि कोई एक भाषा हो जो पूरे राष्ट्र को जोड़े, राष्ट्र के लिए एक संपर्क सूत्र बने, तो हिंदी को उस संपर्क सूत्र के रूप में उचित माना गया। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए ही ये संस्थाएं आगे आई थी। अब हिंदी भाषी प्रदेशों में तो नागरी प्रचारिणी सभा, काशी वाली या हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ये काम कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि हिंदी इतर भाषिक क्षेत्र जो है, विशेष रूप से जो हमारा दक्षिण भारत है, वहां भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े, वहां पर भी हिंदी सीखें और हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में जो एक सम्मेलन हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलन का ही सम्मेलन हो रहा था, वहां पर वो अधिवेशन था और वहीं उसी सम्मेलन के अधिवेशन में ही इस प्रचार सभा का गठन किया गया। प्रारंभ में इसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय। मद्रास में इसकी स्थापना की गई। 1927 में इसका फिर नाम परिवर्तित कर दिया गया। बनाया तो 1918 में गया और सर्वप्रथम वहां पर क्योंकि हिंदी का प्रचार प्रसार करना था तो गांधी जी से अनुरोध किया गया किसी को भेजने के लिए। तो उन्होंने अपने ही पुत्र को, देवदास गांधी जी को, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मद्रास में भेजा था। आज जिसे हम चेन्नई कहते हैं, पहले उसे मद्रास ही कहा जाता था। तो इसलिए इसका नाम भी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास ही कहलाता है। तो प्रारंभ में इसका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय मद्रास ये रखा गया था, क्योंकि साहित्य सम्मेलन ही इस पूरी सभा को, इस संस्था को देख रहा था। फिर गांधी जी के ही अनुरोध पर 1927 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नाम रखा गया। और संस्थापकों में राजगोपालाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज इसकी 4 शाखाएं और भी हैं। एक त्रिचिनापल्ली में तमिलनाडु में है, एक एर्नाकुलम केरल में है, एक धारवाड़ कर्नाटक में है और एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करना, ताकि भारत की एकता बनी रहे। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण देना, वहां पर स्कूल खोले गए, विद्यालय की स्थापना की गई, तो वहां हिंदी शिक्षण करने के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण करना और हिंदी भाषा को दक्षिण में लोकप्रिय बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस सभा ने जो कार्य किए, सबसे पहले तो इन्होंने हिंदी की परीक्षाएं संचालित की। प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा प्रवेशिका, ये तो प्रारंभिक स्तर की परीक्षाएं थी। और विशारद पूर्वार्ध, विशारद उत्तरार्ध, प्रवीण तथा हिंदी प्रचारक, ये उच्च स्तर की परीक्षाएं थी। तो दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन सभा के द्वारा किया गया। और इसके अतिरिक्त प्रचारक सम्मेलनों का आयोजन, वाक प्रतियोगिताओं का आयोजन, लेखन स्पर्धाएं, नाट्याभिनय, हिंदी सप्ताह, हिंदी मेलों का आयोजन, ये सब गतिविधियां करते रहे, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, समाज में लोगों में एक हिंदी के प्रति रुचि बढ़े और व्यावहारिक स्तर पर हिंदी का प्रयोग हो। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। एक मासिक पत्रिका है हिंदी प्रचार समाचार
और एक द्विमासिक पत्रिका है दक्षिण भारत। ये भी सभा द्वारा निरंतर प्रकाशित की जाती हैं, जिसमें विशेष रूप से हिंदी इतर भाषी प्रदेशों के साहित्यकारों द्वारा जो हिंदी में लेखन किया जा रहा है, जो नवोदित लेखन हो रहा है, वो प्रकाशित किया जाता है। और प्रांतीय भाषाओं के सहयोग से हिंदी का विकास करना, ये भी इनका उद्देश्य है। प्रांतों में प्रांतीय भाषाओं को व्यवहार में लाना, अंतर प्रांतीय और केंद्रीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने 3 संस्थाओं की बात की और अन्य संस्थाओं की बात हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।